आज की पहली स्टोरी है शकरपुर दिल्ली से 17 अप्रैल 2024 शाम के करीब 5 बजे। आज श्रेयांश कुमार और उसकी वाइफ कमलेश होलकर के घर में पूरी रौनक है क्योंकि आज उनके 2 साल के बेटे का बर्थडे है। श्रेयांश चाहता है कि पूरी रात अनइंटरप्टेड म्यूजिक चले और इसीलिए वो इलेक्ट्रिशियन से खराब सॉकेट्स को रिपेयर करा रहा है। कमलेश होलकर जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, वो भी अपने बेटे के बर्थडे अरेंजमेंट्स में बहुत बिजी है। धूमधाम इतनी ज्यादा थी और इनकी डोरबेल खराब थी तो कोई इनके दरवाजे को बार बार नॉक करता जा रहा था, पर अंदर किसी को भी ये आवाज सुनाई नहीं दी। जो शख्स बाहर खड़ा था अब वो उस दरवाजे को कॉन्टिन्यूअसली नॉक करता रहता है। कमलेश को फाइनली ये आवाज सुनाई देती है और वो सारा ही काम छोड़कर डोर खोलने आती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो एकदम खुश हो जाती है। उसका भाई राम प्रताप सिंह मथुरा से उसे सरप्राइज देने दिल्ली आ गया था। कमलेश के लिए ये सरप्राइज बहुत ही बड़ा था क्योंकि उसका भाई अभी स्कूल में ही था, वो सिर्फ 17 इयर्स का था। तो कमलेश को उसका इस तरह सरप्राइज देना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब क्योंकि घर में इतना शोर था तो कमलेश अपने भाई से बात ही नहीं कर पा रही थी, तो वो उसे एक शांत रूम में ले जाती है और वहाँ बैठकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। कमलेश अपने भाई को अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बता रही थी, पर उसका भाई कॉन्टिन्यूअसली दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा था। उस रूम का दरवाजा बंद था, लॉक्ड नहीं था, सिंपली बंद था। कमलेश उसे कुछ बोलने लगती है और जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करने लगता है कमलेश एकदम उसे रोक देती है और कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। और फिर कमलेश कुछ और बात करके उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। एक्चुअली कमलेश जानती थी कि उस रूम के बाहर उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था और वो उन दोनों की सभी बातों को सुन रहा था। कमलेश अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती थी। जब इन दोनों की अरेंज्ड मैरिज हुई थी 2022 में, तब इनिशियली सब कुछ अच्छा था। श्रेयांश वेल सेटल्ड था, उसने MCA किया हुआ था और वो एक कंपनी में एक अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। उसके फादर भी एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और उसकी मदर भी पावर डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी। प्लस कमलेश भी एक टीचर थी साहिबाबाद के स्कूल में। साहिबाबाद भी दिल्ली NCR में ही आता है। ये लोग 2nd फ्लोर पर रहते थे और श्रेयांश का भाई भी सेम बिल्डिंग में 1st फ्लोर पर रहता था, लेकिन श्रेयांश अपनी रियलिटी ही छुपा पाया और फिर कुछ महीनों बाद उसने कमलेश को मारना पीटना शुरू कर दिया। श्रेयांश का नेचर इतना वायलेंट था कि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। कमलेश ने जब ये सभी बातें अपने घर वालों को बताई तो उसके एक रिलेटिव रविंद्रा श्रेयांश से बात करने भी आए थे और उसके बाद इनके एक और फैमिली फ्रेंड गोविंद बघेल ने भी श्रेयांश से बात करी थी। गोविंद और रविंद्रा दोनों ने कमलेश को समझाया कि तुम्हारा हस्बैंड एक साइकोपैथ है और तुम्हें उससे शादी तोड़नी ही होगी, पर कमलेश को ये विश्वास था कि शायद जॉब मिलने के बाद श्रेयांश ट्रैक पर आ जाएगा और विद टाइम वो ठीक हो जाएगा और वो अपनी इस शादी को एक और चांस देना चाहती थी। 9 बजे तक बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है और सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अपने अपने घर निकल जाते हैं। इसके बाद राम प्रताप भी अपने घर के लिए निकलता है। कमलेश श्रेयांश को कहती है कि बर्थडे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन श्रेयांश की आंखों में गुस्सा था और वो कमलेश को एक बहुत तेज थप्पड़ मारता है। कमलेश उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अजीब थे। वो रो भी रहा था और वो हंस भी रहा था। सॉकेट्स के लिए जो स्क्रू ड्राइवर टेबल पर पड़ा था, श्रेयांश उसे उठा लेता है, लेकिन श्रेयांश को ये आइडिया नहीं था कि कमलेश का भाई राम सिंह घर की तरफ वापस आ रहा था। एक्चुअली राम सिंह का कुछ सामान छूट गया था और वो उसी को लेने घर की तरफ वापस आ रहा था। राम 2nd फ्लोर पर आता है और उसे घर का दरवाजा खुला ही मिलता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि पूरे हॉल में ब्लड था और अंदर रूम में जाने के बाद उसे अपनी बहन की डेड बॉडी दिखती है जिसके पूरे फेस पर स्क्रू ड्राइवर से होल्स किए गए थे। राम प्रताप इससे पहले कुछ प्रोसेस कर पाता, उसे अपनी नेक पर एक एक्सट्रीम ब्लंट फोर्स फील होता है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। वो अपनी नेक पर हाथ लगाता है और वो देखता है कि पूरा स्क्रू ड्राइवर उसके नेक के अंदर था। श्रेयांश उस स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकालता है और फिर राम प्रताप को मल्टीपल टाइम्स स्टमक पर स्टैब करता है। राम प्रताप की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और श्रेयांश तब इन दोनों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस फाइनली उसे अरेस्ट कर लेती है और श्रेयांश आज की डेट में जेल में है।
गोकुलपुरी 9 अप्रैल 2023 शाम के 7 बजे राधेश्याम वर्मा अपनी वाइफ वीना के साथ सोफे पर बैठे थे और ये दोनों ही एक्सट्रीमली टेंस और एंग्शियस हैं और ये अपने बेटे के घर आने का वेट कर रहे हैं। राधेश्याम, जिनकी एज 72 इयर्स है, वो एक रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल थे करोलबाग के गवर्नमेंट स्कूल से और उनकी वाइफ वीना 68 इयर्स की हैं और वो एक हाउसवाइफ हैं। इनका बेटा रवि रतन, जिसकी एज लगभग 38 इयर्स है, वो जोहरीपुर में गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स की शॉप चलाता है और इस टाइम पर वो अपनी शॉप में ही है। वीना राधेश्याम से कहती हैं कि उन्हें अपने बेटे की सेफ्टी के बारे में सोचकर ही डर लगता है। राधेश्याम अपने घर के लास्ट रूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के साथ फिक्स किया था। वो उस रूम की तरफ इशारा कर रहे थे जिस रूम में उनके घर की बहू मोनिका वर्मा थी और मोनिका अपने ब्रांड न्यू फोन पर बेड पर लेटे हुए अपने बॉयफ्रेंड आशीष से बात कर रही थी। आशीष गाजियाबाद का ही रहने वाला था और वो मोनिका की लाइफ में उसकी शादी के बाद आया था। मोनिका की शादी रवि से 2016 में हुई थी और अगले ही साल इनका एक बेटा हुआ था। मोनिका ने DU से ग्रेजुएशन की थी और शादी के टाइम वो नोएडा के ही एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी और जिस टाइम पर उसकी शादी रवि से हुई उस टाइम पर रवि मुस्तफाबाद में एक गेस्ट टीचर की जॉब करता था, लेकिन रवि साइड बाय साइड एक बिजनेस भी कर रहा था और जब उसका वो बिजनेस स्मूथली रन करने लगा था तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मोनिका भी रिजाइन करके आराम से घर पर रहने लगी थी। और 2020 में जब कोविड लॉकडाउन आया, अब क्योंकि मोनिका घर का तो कोई काम नहीं करती थी प्लस अब वो जॉब भी नहीं कर रही थी, तब मोनिका फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी और इसी टाइम पर उसकी मुलाकात आशीष के साथ हुई। वैलेंटाइंस डे पर ये दोनों होटल में मिलते हैं और वहाँ से इनका ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। मोनिका रेगुलर बेसिस पर अपने इस नए बॉयफ्रेंड से बात करने लगी थी और धीरे धीरे रवि और उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ पता चल जाता है और उसके बाद रवि और मोनिका की रेगुलर फाइट्स होने लगी थी। मोनिका बात बात पर रवि को मारने की धमकी देने लगी थी और इन्हीं धमकियों के चलते रवि के माँ बाप के मन में एक डर बैठ गया था। उन्हें लगता था कि कहीं मोनिका रवि को मरवा ना दे और 9 अप्रैल को बाकी सारे दिनों की तरह ही ये बूढ़ा कपल इस शादी को रिग्रेट कर रहा था क्योंकि मोनिका अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उसकी आवाज इन दोनों को आती है और वीना अपने कान बंद कर लेती है क्योंकि मोनिका के जोर जोर से हंसने की आवाज उसके लिए किसी चुड़ैल की आहट से कम नहीं थी। और तभी राधेश्याम का फोन बजता है। ये फोन उनके बेटे का ही था और उनका बेटा उनसे कहता है कि वो आज घर नहीं आएगा, वो अपनी दुकान पर ही सोएगा। एक्चुअली दुकान में कभी कभी ज्यादा रश होने की वजह से रवि अक्सर घर नहीं आता था और वो वहीं दुकान पर ही सो जाता था। राधेश्याम और वीना भी 10 बजे के अराउंड अपना डिनर करके सोने चले जाते हैं। मोनिका तब अपने रूम से बाहर आती है और वो पूछती है कि रवि अभी तक घर क्यों नहीं आया। इस पर राधेश्याम जी बताते हैं कि वो आज दुकान पर ही सोएगा और ये सुनकर मोनिका काफी अपसेट हो जाती है और फिर अपना दरवाजा जोर से बंद करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात करना स्टार्ट कर देती है। राधेश्याम और वीना इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस टेबल पर अभी वो डिनर कर रहे थे उसी टेबल पर कुछ घंटों पहले जब ये लोग बाहर गए थे तब मोनिका ने अपने बॉयफ्रेंड आशीष और उसके फ्रेंड विकास को भी खाना खिलाया था और अभी मोनिका फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। वो बॉयफ्रेंड जो फिलहाल इस घर के टेरेस पर है अपने फ्रेंड विकास के साथ। एक्चुअली मोनिका ने आज पूरी ही फैमिली को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन क्योंकि रवि तो घर नहीं आया तो मोनिका काफी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन मोनिका अपने प्लान को चेंज नहीं करती। वो आशीष और विकास को बोलती है कि रवि के माँ बाप को ही मार दो क्योंकि वो उन लोगों से भी नफरत करती थी। 10:30 बजे के अराउंड राधेश्याम जी और वीना दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। वीना कहती है कि मोनिका की वजह से उनकी सोसाइटी में काफी इंसल्ट हो चुकी है और अब वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। एक्चुअली राधेश्याम अपने इस घर को बेच रहे थे और इसके लिए उन्होंने 5 लाख का एडवांस भी ले लिया था। अपने इस 1.5 करोड़ के घर को बेचकर ये लोग द्वारका शिफ्ट होना चाहते थे और इसी चीज की वजह से मोनिका इन लोगों से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये घर उसकी और आशीष की यादों से भरा हुआ था और इसलिए अब वो पूरी फैमिली को मारकर इस घर को भी अपने कब्जे में लेना चाहती थी। रात के 1:30 बजे आशीष मोनिका को कॉल करता है और वो कहता है कि वो मर्डर करने नीचे आ रहा है और मोनिका अपने रूम में ही रहे। जब रवि के पेरेंट राधेश्याम जी और वीना गहरी नींद में थे तब आशीष और विकास उनके रूम में आते हैं और अपने शार्प नाइफ से वो उन दोनों का गला काट देते हैं। 2:15 बजे के आसपास आशीष मोनिका को कॉल करता है और कांग्रेचुलेट करता है। मोनिका
प्रियंका रूम से बाहर आती है, आशीष को हग करती है और इस मर्डर के लिए उसे 5 लाख रुपए भी देती है। रवि के पास आज की डेट में बस 2 चीजें हैं, एक उसका 6 साल का बेटा और दूसरा बहुत सारा दुख। प्रियंका और करण बेड पर बैठे हुए हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं, पर वो ऐसा कोई चैनल डिसाइड नहीं कर पा रहे जिसे वो साथ में देख सके। लेकिन फाइनली करण को एक ऐसी मूवी दिखती है जिसे कोई भी कपल साथ में देख सकता है फुल इंटरेस्ट के साथ, और वो मूवी थी शोले। लेकिन करण की सारी एक्साइटमेंट 1 सेकंड में खत्म हो जाती है जब प्रियंका कहती है कि उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। प्रियंका अपने फोन पर कुछ मैसेज करती है और फिर घर से निकल जाती है और वो एक होटल पहुंचती है और अपने बॉयफ्रेंड वीरू से मिलती है। वीरू बहुत ज्यादा टेंस और नर्वस है। प्रियंका उसके पास बैठती है और बोलती है कि उसका बूढ़ा हस्बैंड आज भी घर पे है और आज किसी भी हालत में उसका मर्डर करना ही होगा। एक्चुअली एक रीजन है जिसकी वजह से प्रियंका अपने हस्बैंड को बूढ़ा बोल रही थी और इसी रीजन की वजह से वो उसे मारना चाहती थी। एक्चुअली कुछ साल पहले जब प्रियंका की शादी हुई थी तब उसके हस्बैंड ने अपनी एज 30 बताई थी, लेकिन शादी के बाद प्रियंका को पता चला कि उसका हस्बैंड 50 साल का था। प्रियंका के हस्बैंड को पता था कि वो काफी यंग दिखता है और उसने इसी बात का फायदा उठाया और प्रियंका से शादी कर ली। प्रियंका इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि प्रियंका बहुत ज्यादा सेक्सुअली एडवेंचरस थी और इसलिए उसे एक एक्सट्रीमली फिट एंड यंग पर्सन चाहिए था। इसके अलावा उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके होने वाले हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट वाला बॉक्स तो वो ऑलरेडी टिक कर चुका था। एक्चुअली वो यंग नहीं था, वो सिर्फ यंग दिखता था और ऐसे इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रियंका जिस प्लेजर को ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला, तो उसने वही चीज बाहर ढूंढना स्टार्ट किया और तभी प्रियंका की सिस्टर उसे वीरू से मिलवाती है और वहाँ से स्टार्ट होता है इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और आगे चल के प्रियंका के हस्बैंड को एलिमिनेट करने का भी प्लान स्टार्ट होने लगता है और आज 28 अगस्त को ये दोनों रेस्टोरेंट में इसी रिगार्डिंग मिलते हैं। ये दोनों एक रोप परचेज करते हैं और फिर प्रियंका अपने घर की तरफ आती है। करण जो उस टाइम पर टीवी देख रहा था वो एकदम से टीवी की वॉल्यूम कम करता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई डोर बेल बजा रहा है और फिर बेल दोबारा से बजती है। वो गेट की तरफ आता है और जैसे ही वो गेट को खोलता है उसके सामने उसका दोस्त कृष्ण था। दोनों हाथ मिलाते हैं। कृष्ण अंदर आता है और वो भी फ्रेश होकर करण के साथ टीवी देखने लगता है और फिर 5 मिनट्स बाद दोबारा से डोरबेल बजती है। कृष्ण गेट को ओपन करने के लिए उठा ही था कि करण उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि गेट वही ओपन कर देगा। करण बाहर जाता है और गेट ओपन करता है और उसके सामने वीरू खड़ा था और उसके हाथ में फांसी का फंदा था। करण वीरू को पकड़ता है और इस टाइम पर दोनों गले मिलते हैं क्योंकि करण और वीरू दोनों ब्रदर्स थे, यस रियल ब्रदर्स। और तभी प्रियंका भी अंदर आ जाती है। ये तीनों मिलकर प्रियंका के हस्बैंड कृष्ण को मारने वाले हैं जो अंदर टीवी देख रहा है। करण भी प्रियंका का हस्बैंड नहीं था बल्कि उसका वन ऑफ द बॉयफ्रेंड्स था। एक्चुअली जब प्रियंका का अफेयर वीरू से चल रहा था उसी टाइम पर वो वीरू के थ्रू करण से भी मिली थी। अब क्योंकि करण भी यंग था तो प्रियंका का अफेयर उसके साथ भी स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली जब दोनों भाइयों को इसका पता चला तो उनकी काफी लड़ाई हुई थी और इसलिए करण अपने भाई से अलग रहने लगा था। प्रियंका ने अपने हस्बैंड कृष्ण को बताया था कि करण उसका कोई कजन है और कृष्ण ने करण को अपने घर पर ही रख लिया था। आगे चल के प्रियंका और इन दोनों भाइयों की जो लड़ाई थी वो सेटल हो जाती है और फिर ये इस म्यूचुअल अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके इस प्लान में बस एक ही रुकावट थी, कृष्ण, जिसको अब ये तीनों मिलकर मारने वाले हैं। अब ये तीनों भागकर कृष्ण के रूम में जाते हैं। प्रियंका उसके पैरों को जकड़ के पकड़ लेती है। करण कृष्ण के हाथों को पकड़ता है और वीरू उसे स्ट्रैंगुलेट करता है तब तक जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती और फिर ये तीनों मिलकर उसे फैन से लटका देते हैं। ये इसको एक डिक्लेयर कर देते हैं और फिर इनको लगता है कि हर किसी ने इनके इस प्लान को बाय कर लिया है। इनिशियली पुलिस और लोगों को भी ये ही लगा था, तो इसलिए प्रियंका ने रोने में भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं की और उसकी यही चीज लोगों को काफी स्ट्रेंज लगी कि वो बिल्कुल भी नहीं रो रही और वहाँ से मर्डर का आइडिया फ्लोट होने लगता है। इसके बाद पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि ये एक मर्डर था। सब्सिक्वेंटली इन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है।